अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना हम हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर आज एक और नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर जो हमारे हुए उसमें हमने पहले मेंढक इस सबक को कंप्लीट किया, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। आज हम देखने वाले प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हमको पता है कि बेसिकली जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो प्लांट्स की स्टडीज में दो स्टडी बहुत अहम होती है। एक होता है प्लांट का क्लासिफिकेशन और एक होता है प्लांट्स के अंदर जो पूरा उनका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एटसेट्रा, जिसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी हम बाद में देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हम देखने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हम स्पेशली जो डिस्कशन करेंगे वो उनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे कि प्लांट्स की दर्जाबंदी कैसे की गई, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई, उनको ग्रुप में कैसे कैटेगराइज किया गया, किन खसूसियात की बुनियाद पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया अगर आ रहा होगा तो हमने ये बात किया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको विट्टेकर ने क्या किए थे, 5 बड़े बड़े किंगडम में तकसीम किए थे। उन 5 किंगडम में कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ऐसे ही यहाँ पर जो प्लांट किंगडम है उसको भी क्लासिफाई किया गया। उसको क्लासिफाई किस बुनियाद पे किया गया, किस बेसिस पे किया गया? तो अगेन वही बात आएंगी जिस तरह से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की है कि जिस तरह से अरस्तु आए, कार्लस लिनियस आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा, वो खसूसियात देखा जो आसानी से आंखों से दिखाई देती थी, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, जानदारों को दर्जाबंदी की। तो शुरुआत में मॉर्फोलॉजी यानी जो दिखाई देती है खसूसियात, उसकी बुनियाद पर तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा कि इस क्लासिफिकेशन का नुकसान ये हो रहा है कि वो सारे जानदार इसमें आ गए जिनके अंदर जो खसूसियात है वो एक जैसी नहीं है। सिर्फ कुछ खसूसियात है जो एक जैसी है, लेकिन बहुत सारी खसूसियात है जो अलग अलग है, जिसकी बुनियाद पर हम इनको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, वो और आसान हो जाए और बढ़ जाए। जैसे कि हमने देखा कि आगे चल के कुछ साइंटिस्ट का कहना यह था कि दर्जाबंदी के लिए सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के जरिए एनाटॉमिक कैरेक्टर भी आना चाहिए, यानी इंटरनल कैरेक्टर आना चाहिए। तो साइंसदानों ने जब बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी किया, केमिकल लेवल पर उसका मुताला किया, तो उनको ये समझ में आया कि कीमियाई कंपोजिशन की बुनियाद पर जानदार एक दूसरे से बहुत अलग है। तो फिर उन्होंने खलिए की स्टडी किया। खलिए की स्टडी करने के बाद समझ में आया कि कुछ खलिए ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है, कुछ खलिए ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फिर धीरे धीरे सेल वॉल का मुताला किया, फिर उनके तौलीदी अमल का, रिप्रोडक्शन का मुताला किया, फिर धीरे धीरे उनके जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स है उनका मुताला किया, तो समझ में आया कि ये जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और उसकी सिंपल से एग्जाम्पल हमने देखा कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको प्लांट में रखा जाता था, बाद में समझ में आया कि वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है वो एक तरह का बैक्टीरिया, भले ही वो ग्रीन कलर का, हरा कलर का है। या ऐसे ही बहुत सारे जानदारों को एक दूसरे से क्या किया गया, बाद में अलग किया गया। और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि 2 किंगडम के बजाय फिर कितने किंगडम बने गए? 5 किंगडम बनाए गए। अब उन 5 किंगडम में से एक किंगडम जो है वो कौन है? किंगडम प्लांटी। तो आज हम किंगडम प्लांटी से बात करने वाले हैं। किंगडम प्लांटी क्या होता है? तो मैंने इंट्रोडक्शन में एक बेसिक बात बताई आपको। बेसिक बात ये थी कि जो नबाताती दर्जाबंदी की गई तो उसमें क्या किया गया कि किंगडम जो प्लांटी है यानी जो नबातातों का खानदान है उसका क्लासिफिकेशन किया गया। और उसकी क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई वो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से हुई, और ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से लेकर उसको कहाँ तक लेकर गया? जीनियाती लेवल पर, और फिर कीमियाई निज़ाम तक उसको लेकर गया गया ना। अब कौन पौधा है और कौन नहीं है, यानी सबसे पहले ये है कि हमको तो ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप पौधा किसको बोलेंगे और किसको आप पौधा नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि जदीद साइंस की बदौलत, जो जदीद साइंस है, आज की जो साइंटिफिक स्टडी है, उसकी बदौलत हमारी दर्जाबंदी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हुई। और उसमें अब ये बात बताई गई कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल किंगडम प्लांटी में सिर्फ उन्हीं जानदारों को रखा गया जो हकीकी पौधे हैं। हकीकी पौधों का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम पहले नीली और
बर्री काई कहा करते थे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा करते थे। अब हमने उसको उठा के कहाँ पर रख दिया, मोनेरा में। और ये हकीकी बाद में पता चला कि ये हकीकी एल्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बाद में पता चला कि ये जो एल्गी है ये दिखने के लिए तो हरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, बट इसके अतराफ में जो सेल वॉल है वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। वो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई नहीं है, इसलिए उसको क्या किया गया, वहां से उसको दूसरी कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से फंजाई की बात करते हैं या कुछ प्रोटिस्ट की बात करते हैं, उनको भी पहले कहाँ रखा जाता था, पौधों की कैटेगरी में रखा जाता था, बाद में उनको भी वहां से निकाल दिया गया। और फिर बाद में इस बात को समझा गया कि फंजाई की बात करते हैं, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, ये यूकैरियोटिक भी है, ये प्रोकैरियोटिक भी है। फिर दूसरी चीज ये है कि ये हेटेरोट्रोपिक भी है। कल भी हमने फंजाई के मामले में जब बात किया था, कुछ प्रोटिस्ट के मामले में बात किया था, कुछ बैक्टीरिया के मामले में बात किया था, तो हमने ये पढ़ा था कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक है। अपनी गिजा के लिए वो दूसरों पर मुनहसर है, जबकि पौधे ऐसे जानदार है जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, यानी जिनको हम खुद कफील जानदार कहते हैं। तो याद रखना है कि पौधे अक्सर वो होते हैं जो खुद कफील होते हैं और जो अपनी गिजा फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए क्या करते हैं, बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जो दूसरों को गिजा मुहैया करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको बोला जाता है पौधे। तो पौधे जब भी आप या प्लांट जब भी आप बोलेंगे तो आपने याद रखना है कि प्लांट्स कौन होते हैं। तो प्लांट्स ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हेटेरोट्रॉपिक है जो गिजा बनाकर दूसरों को मुहैया कर, ऑटोट्रॉपिक है जो गिजा बनाकर दूसरों को क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। नाउ फिर आगे चल के क्या हुआ कि किंगडम प्लांटी को 5 अहम बुनियादों पर तकसीम किया गया। कौन कौन सी है? पहली जो बुनियाद है उसको बोला जाता है एल्गी, दूसरा जो है उनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स, तीसरा जो है उसको बोला जाता है टेरिडोफाइट्स, चौथी कैटेगरी जो बनाई गई है उसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, और आखिरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो है एंजियोस्पर्म। इस तरह से फिर आगे चल के क्या हुआ, जो किंगडम प्लांटी है उसको 5 अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया, तकसीम किया गया, 5 खानदान में उसको तकसीम किया गया। नाउ अब लाखों पौधों की हमको पता है कि उसकी दर्जाबंदी की जरूरत क्यों है या उसको क्यों करना चाहिए। तो मैंने उसको समझने के लिए यहाँ पर अगर आपके स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ डायग्राम तैयार किए कि जाहिर जब हम स्टडी करते हैं तो हमको सारे पौधे एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो पौधों के जो लीफ है या उनकी जो साख्त है उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। और इसी फर्क की बुनियाद पर ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बजाहिर हम सबको जो दिख रहे हैं हमको वो जाहिरी शक्ल में सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ खुसूसियात है जिसकी बुनियाद पर ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हयातियात यानी बायोलॉजी में पौधों की अहमियत बहुत ज्यादा है। दुनिया में पौधों की लाखों अक़साम है और इनका मुताला करने के लिए, उन्हें पहचानने और उनके दरमियान ताल्लुक समझने के लिए एक मुनज़्ज़म किसकी जरूरत है, क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी हमको गहराई तक हमको उसकी समझ हासिल हो, इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? तो क्लासिफिकेशन की सबसे पहली जो शुरुआत हुई उसको बोला जाता है मसनूई दर्जाबंदी। क्या बोला जाता है इसको? मसनूई दर्जाबंदी। उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल, क्या बोला जाता है इसको, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसको इंग्लिश में? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, मसनूई दर्जाबंदी। और मसनूई दर्जाबंदी की जो बुनियाद है वो किस पर थी, वो ज़ाहिरी खुसूसियात की बुनियाद थी। तो होता क्या था कि जब शुरुआत के दौर में साइंसदानों को ये बात समझ में आए कि पौधों को या क्लासिफाई करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए किसका इस्तेमाल किया, ज़ाहिरी खुसूसियात। क्यों? जाहिर बात है कि उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं कि आप प्लांट के अंदर इन डेप्थ स्टडी करें या प्लांट का गहराई से मुताला करें, तो जो चीज़ें भी होती थी वो ज़ाहिरी तौर पर क्या की जाती थी, उसका मुताला किया जाता था। तो इब्तदाई साइंसदानों ने क्या किया, पौधों को जांचने के लिए सबसे सादा तरीका अपनाया, और उन तरीकों में क्या था, उनमें यह था कि पत्तों की शक्ल कैसी है, रंग कैसा है, और पत्तों की तादाद कितनी है। ये जो एक्सटर्नल फीचर्स है, ये जो बैरूनी और ज़ाहिरी खुसूसियात थी, इसकी बुनियाद पर उन्होंने क्या किया था, उस पौधों की क्या की थी, दर्जाबंदी। इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम, मसनूई दर्जाबंदी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये देखा कि अगर आप आर्टिफिशियल लेवल पर
मसनूई तौर पर ज़ाहिरी बुनियाद पर अगर दर्जाबंदी करते हैं तो उससे उसकी वजह से उसके कुछ लिमिटेशंस है या उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसके नतीजे में ये होता है कि आप पौधों को क्या कर जाते हैं, खलत मलत कर जाते हैं, आप गलत कर जाते हैं। तो ज़ाहिरी खुसूसियात को बाद में ये बोला गया कि ये एक हयातियाती धोखा दे सकती है, यानी दर्जाबंदी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मजनूई निज़ाम की सबसे बड़ी खामी क्या थी कि जब जब माहौल बदल जाता तो उसकी वजह से जो पौधा है उसकी जो ज़ाहिरी खुसूसियात क्या हो जाती, बदल जाती। अगर पौधे की ज़ाहिरी खुसूसियात अगर बदल गई तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर बदल जाएगा तो जो भी नया शख्स है या जो उसको देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा या वो गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। तो होता क्या था कि माहौल के असर की वजह से ये होता था कि मौसमाती तब्दीलियों की वजह से पौधे की ज़ाहिरी शक्ल क्या हो सकती थी, बदल जाती थी। नतीजे में क्या होता था, इस निज़ाम में करीबी ताल्लुक रखने वाली एक ही नस्ल और स्पेशीज अलग अलग ग्रोह में क्या कर दी गई थी, रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसा वैसा उस पौधे के अंदर क्या आती जाएगी, तब्दीलियां आती जाएंगी। नतीजे में ये होता था कि कई सारे ऐसे अनवा होते थे जो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी ज़ाहिरी खुसूसियत क्योंकि अलग दिखाई दे रही है माहौल की वजह से, तो उनको क्या किया जाता था, अलग अलग खानदानों में रख दिया जाता था। फिर दूसरी चीज़ और ये होती थी कि जो तौलीदी और नबाताती यानी उनकी जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव खुसूसियात है उनको यहाँ पर क्या हो गई थी, यकसा अहमियत हो गई थी। और यकसा अहमियत देने की वजह से ये होता था कि साइंसी लिहाज से अगर आप कभी तौलीदी खुसूसियात को और वेजिटेटिव खुसूसियात को अगर एक जैसा कंसिडर करते हैं, इसका मतलब ये गलत है या इसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस अलग है। क्योंकि तौलीदी जो खुसूसियात है या क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्शन का जो तौलीदी तरीका है वो, यानी जिसको हम आमतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिनसी तौलीदी तरीका और नबाताती तौलीदी तरीका, इनकी वजह से जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ़र्क आते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जब भी जिनसी तौलीद होगी तो उसकी वजह से वेरिएशन आएगा और दूसरे जो तौलीदी तरीके उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन नहीं आता है। कैरेक्टर खुसूसियात एक जैसी होती है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होते चले जाती है। तो अब इसकी वजह से क्या जनरेट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया ना। फिर उसके बाद दूसरा दर्जाबंदी का तरीका आया, उसको बोला गया कुदरती दर्जाबंदी। और कुदरती दर्जाबंदी या हम उसको बोलेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का मेथड था वो आर्टिफिशियल था, मसनूई था। उसके बाद कुदरती दर्जाबंदी आई यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, जहां पर ये किया गया कि पौधों की अंदरूनी जो साख्तें हैं उनका स्टडी किया जाए, अंदरूनी राजों को मालूम किया जाए और उसकी बुनियाद पर उनकी क्या की जाए, दर्जाबंदी। तो साइंस की तरक्की के साथ साथ ये सारे काम होने लगे। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, उसके बाद सेल डिवीजन का लोगों को अंदाजा आया, उसके बाद न्यूक्लियस का स्टडी हुआ, उसके बाद डीएनए का स्टडी हुआ, तो लोगों को समझ में आया या साइंसदानों को ये समझ में आया कि हमने पौधों की स्टडी के लिए उसके अंदरून में जाना चाहिए, उसके अंदरून का मुताला करना चाहिए। तब उस कंडीशन में कुदरती दर्जाबंदी वजूद में आई ना। अब ये जो कुदरती दर्जाबंदी थी इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, इसको मंजर पे लाने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम है जॉर्ज बेंथम और दूसरे का नाम है जोसेफ डाल्टन। तो यहाँ पर याद रखना है कि दो साइंटिस्ट है, एक है बेंथम और एक है हुकर। इन दोनों ने इस चीज को क्या किया, मुतारिफ करवाया और इस तरह से एक नई दर्जाबंदी की बुनियाद है। अब ये जो कुदरती दर्जाबंदी थी, इस कुदरती दर्जाबंदी में किस बात को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, इसमें ज्यादातर देखा जाता था कि जो कुदरती एफिनिटीज है या जो रिलेशन है, जो नेचुरल रिलेशन है, वो कौन कौन से हैं और उसकी बुनियाद पर फिर इन खुसूसियात को कैटेगराइज किया जाता था। जैसे कि अब पौधे की अंदरूनी साख्त, उसकी एनाटॉमी, इसी तरह से कीमिया खुसूसियात यानी फाइटोकेमिस्ट्री, इसी तरह से बैरूनी खुसूसियात में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होते थे उसको देखा जाता था। उससे बढ़कर जिनेनियाती यानी एम्ब्रियोलॉजी। तो इस तरह से ये होने लगा कि पौधों की अंदरूनी जो खुसूसियात है उसको दर्जाबंदी के लिए, उसको क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया जाने लगा, इस्तेमाल किया जाने लगा ना। अब मस्नूई दर्जाबंदी और कुदरती दर्जाबंदी, इन दोनों में तकाबुल अगर करते हैं तो क्या फ़र्क है। खुसूसियत की बात करें तो कुदरती दर्जाबंदी के अंदर ज़ाहिरी, अंदरूनी और कीमियाई खुसूसियात का मजमुआ था।
मसनूई की बात अगर करते हैं तो ज़ाहिरी और नबाताती खदोखाल के ऊपर इसकी बुनियाद थी। फिर पौधों के आपस के कुदरती रिश्तों यानी एफिनिटीज की बुनियाद पर इनको क्या किया जा रहा था, कैटेगराइज किया गया था। मसनूई में चंद महदूद खुसूसियात, जैसे कि हमने कहा कि पत्तियों के नंबर है, उनका कलर है, उसकी बुनियाद पर इसको क्या किया जाता था, तकसीम किया जाता था। लेकिन कुदरती और नेचुरल दर्जाबंदी के अंदर ये होता था कि जो नेचुरल रिलेशन है, जो कुदरती इनके दरमियान एफिनिटीज है, उसकी बुनियाद पर इनको क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। फिर रिलायबिलिटी की बात करेंगे, यानी कुदरती दर्जाबंदी ज्यादा रिलायबल थी, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, या मसनूई दर्जाबंदी के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो रिलायबिलिटी के हिसाब से, दुरुस्तगी के हिसाब से, भरोसे के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कुदरती जो तरीका है ये ज्यादा ज्यादा दुरुस्त है। जबकि मसनूई तरीका अगर इसकी बात करते तो प्रॉब्लम ये थी कि माहौल के साथ इसके अंदर क्या आ सकती थी, तब्दीली। इसका मतलब आप इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे। इसकी बुनियाद याद रखना है। फिर एक और दर्जाबंदी का तरीका आया, उसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक दर्जाबंदी। उसको बोला जाता है इर्तिकाई रिश्तों की बुनियाद पर की जाने वाली दर्जाबंदी। अब ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या जेनेटिक्स की बुनियाद पर की जाने वाली दर्जाबंदी है, इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात ये थी कि इस स्टडी से हमारे लिए डायरेक्ट रिलेशन, बराह रास्त हर पौधे के दरमियान में किस तरह का ताल्लुक है, इसको समझना हमारे लिए आसान था। दूसरा, इनकी दर्जाबंदी करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों? जैसा फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम मान लें कि मोबाइल की दुनिया को अगर आप देखें, तो मोबाइल में अगर आपको ये बोला जाए कि आज आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपके जहन में आएगा कि एंड्रॉयड मोबाइल से पहले किस तरह का मोबाइल था, उससे पहले किस तरह का मोबाइल था, उससे पहले किस तरह का मोबाइल था। तो आज मोबाइल को अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसकी शुरुआत जो हुई वो एक बॉक्स टाइप के डब्बे जो टाइप के मोबाइल फोन से हुई। धीरे धीरे वो फोन से मोबाइल फोन बना, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जाने लगा। फिर मोबाइल से फिर वो एंड्रॉयड वर्जन में आया, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो अपडेट होता जा रहा है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उन सारे, उनकी जो पूरी जिंदगी है मोबाइल की, उसके बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन, उनके बीच में आप एक ताल्लुक बना सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल इवॉल्व हुआ, जो उसके अंदर तब्दीली आई उसको आप समझ सकते हैं। तो पौधों के अंदर दुनिया के बनने से लेकर आज तक जो भी तब्दीली आई, उस तब्दीलियों को बहुत आसानी से समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक दर्जाबंदी का। और इसके नतीजे में ये होगा कि अब आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से उनके अंदर होने वाले तब्दीलियों की बुनियाद पर, और वो भी कौन सी तब्दीलियां जो जीनियाती बुनियाद पर हुई, डीएनए की बुनियाद पर हुई, उनको आप क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग खानदानों में रख सकते हैं। तो ये दौरे हाजिर का सबसे जदीद और मुस्तरद निज़ाम है। इसकी बुनियाद किंगडम प्लांटी का डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं कि किंगडम प्लांटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में हम सबसे पहले हमने सुबह में जब डिस्कशन किया था तो हमने कहा कि जो किंगडम प्लांटी है उसको भी 5 किंगडम में तकसीम किया गया। उसमें है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तब हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी। सबसे पहले हम बात करें किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी की। नाउ हमने क्या बोला कि नबाताती जो दर्जाबंदी है उसका, उसके अंदर हमने सुबह में भी देखा था कि उसके अंदर इर्तिका हुआ। किस तरह से इर्तिका हुआ? तो हमने कहा कि पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो मसनूई था, दूसरा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था वो कुदरती था, और तीसरा जो था वो फाइलोजेनिक निज़ाम की बुनियाद पे था। तो सुबह में हमारी ये तीनों में फाइलम जो क्लासिफिकेशन के तरीके हैं उनके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था कि 3 तरीके होते हैं, एक होता है मसनूई, एक होता है कुदरती, और एक होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मसनूई में हमने क्या बोला था, मसनूई में ये होता है कि आप क्या करते हैं बेसिकली कि आप जाहिरी तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और उसकी कलर की बुनियाद पे, उसकी शेप की बुनियाद पे आप उसको क्लासिफाई करते हैं। कुदरती में क्या था, तो कुदरती में हमने बोला कि उसका अंदरूनी साख, उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसकी साइटो केमिस्ट्री वगैरह, इसकी बुनियाद पर आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। और फाइलोजेनेटिक रिलेशन में हमने क्या बोला कि जितने भी जानदार हैं उनका इर्तिकाई रिलेशनशिप क्या है, यानी दुनिया के बनने से लेकर आज तक उनमें किस तरह की तब्दीलियां वाक़ई हुई, उस बुनियाद पर आपने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। अब उस क्लासिफिकेशन के बुनियाद पर आपने कहा कि किंगडम जो प्लांटी है उसके अंदर कितने किंगडम आते हैं, तो आपने कहा 5 किंगडम है। पहला किंगडम कौन है? पहला किंगडम है एल्गी। दूसरा किंगडम कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। तीसरा किंगडम कौन है? टेरिडोफाइट। चौथा किंगडम कौन है?
जिम्नोस्पर्म, और पांचवा किंगडम जो है वो कौन है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये अर्शियन बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, कैमरा ऑन करो अर्शियन, साकिब कैमरा ऑन करो बेटा। तो याद रखना है कि पांच किंगडम है, पांच किंगडम में से पहला किंगडम कौन है, पहला किंगडम है एल्गी, फास्ट लिखते जाइए मेरे साथ। पहला किंगडम कौन है, एल्गी। दूसरा किंगडम कौन है, ब्रायोफाइट्स, कौन है, ब्रायोफाइट्स। तीसरा किंगडम कौन है, तीसरा किंगडम होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है टेरिडो, टेरिडोफाइट्स। चौथा किंगडम कौन है, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा किंगडम कौन है, एंजियो, कौन होता है, एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से पांच किंगडम है, पांच किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एक बात अगर आपको याद आ रही होगी, तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बात ये पढ़ा था कि आज से पहले एक कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन किसका था, वो था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का पहले उसको एक और नाम दिया, उसका एक और नाम है, और वो नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आमतौर पे होता क्या था कि लोग इस बात के लिए कंफ्यूज रहते थे कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसको लोग प्लांटी में यानी एल्गी में रखते थे, क्योंकि उसके नाम में ब्लू ग्रीन एल्गी है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि अब ब्लू ग्रीन एल्गी को हटाकर किस किंगडम में रख दिया गया है, किंगडम मोनेरा। कहाँ रख दिया गया है, किंगडम मोनेरा। इसका मतलब ये हो गया कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक्चुअली कौन है, वो है मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली कौन है, मोनेरा है। इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया ये एल्गी नहीं है। ये इम्तिहान में फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, याद रखना है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, वो पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया कौन से वाले किंगडम से, कौन से वाले खानदान से ताल्लुक रखता है। तो याद रखना है साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा है, ये प्लांटी नहीं है, इसका एल्गी से कोई ताल्लुक नहीं है, भले ही उसके नाम में क्या लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, मेरे साथ फास्ट लिखते जाइए, जितना फास्ट आप लिखेंगे। और मैंने बोला पहले भी कि अगर लिखना नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको लिखने में और आसानी हो। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर रह गए तो उसको आप बाद में लिख सके। ठीक, बढ़ना है आगे। अब अगर डन, ना अब एल्गी क्या है, ये बहुत अहम है। एल्गी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एल्गी के मामले में याद रखना है कि चार बातें आपने याद रखना है। क्या बात याद रखना है, एल्गी को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक, जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट हो, जिसका जिस्म सादा थैलॉइड हो, और जो आबी जानदार हो। चार लफ्ज याद रखना है आपने। एल्गी को जब भी आप तारीफ करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, एल्गी ये ऑटोट्रॉपिक होता है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है, इसका जो जिस्म होता है वो सादा थैलॉइड होता है, और आखिरी ये कहाँ पर होते हैं, पानी में होते हैं, ये आबी जानदार होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये अपनी जो ग़िज़ा है ये फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल का मतलब क्या होता है, ये अपनी जो ग़िज़ा है ये शुआई तरकीब के जरिए क्या करते हैं, हासिल करते हैं। कौन से अमल से हासिल करते हैं, ये अपनी ग़िज़ा को शुआई तरकीब के जरिए क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, तो शुआई तरकीब के जरिए अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक। दूसरा, शुआई तरकीब के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो शुआई तरकीब के लिए सब्ज रंग का मादा होता है, उसको हम कहते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या कहते हैं हम उसको, ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये ग्रीन कलर पिगमेंट कौन है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो इनके पास क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और उसके जरिए क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी है उसको कीमियाई तवानाई में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें। तीसरा, सादा जिस्म होता है, थायलॉइड जिस्म होता है। थायलॉइड जिस्म का मतलब ये होता है, आमतौर पे हम जब प्लांट की बात करते हैं या पौधे की बात करते हैं, तो प्लांट और पौधे के अंदर क्या होता है, तो उसका एक पूरा जिस्म होता है, पूरा बॉडी होता है। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो उसके अंदर होती है तना, जड़, पत्ते, ये पूरा जिस्म उसका बनता है। फिर उसके बाद होंगे
फूल और फल, तो ये एक पौधा होता है। लेकिन एल्गी के पास ये कुछ भी नहीं होता। एल्गी का सिर्फ जो जिस्म होता है वो छोटे छोटे थैलियों की तरह दिखने वाली शक्ल होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से उसको बुलाया जाता है थाइलॉइड बॉडी। तो याद रखना है, इनमें हकीकी जड़ें, इनमें हकीकी तने और हकीकी पत्ते नहीं होते। ये सारी चीजें उनके पास मौजूद नहीं होती है। फिर एक और बात कि ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एल्गी जो होती है वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, पानी में देखने को मिलेगी। आमतौर पर हम वजू वगैरह करने के लिए जाते हैं तो मस्जिद का जो पानी होता है, मस्जिद का पानी पूरा हरा हरा दिखाई देता है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कौन होती है, एल्गी मौजूद होती है। ठीक। साकिब और अर्शियान का कैमरा ऑन नहीं है, इसका मतलब ये या तो लेक्चर में है नहीं या कहीं और बैठे हैं। ठीक है ना। अब अलगी के रहने की जगह या अलगी के मस्कन की बात करते हैं, तो एक वसी दायरा है ये रहने की जो जगह है। तो पहला याद रखना है कि ये कहाँ पर होते हैं, ताज़ा पानी, जैसे नदियाँ, झीलें और तालाब कहाँ पर होते हैं, ताज़ा पानी में होते हैं। ताज़ा पानी कहाँ पर होता है, नदियों में होता है, झीलों में होता है, तालाब। समंदरी पानी जैसे खुले समंदर में और साहिली इलाका पर होते हैं। नम सतह यानी हम देखते हैं कि आमतौर पर जो गीली मिट्टी होती है या गीली चट्टानें होती है या गीली लकड़ियां होती है, उन पर भी क्या होती है, एल्गी की ग्रोथ होती है। फिर एक और चीज कि एल्गी जो है वो बाहमी इश्तराक, एल्गी क्या शो करती है, बाहमी इश्तराक, इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन, या उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोला जाता है इसको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, दोस्ती। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फंजाई और प्लांट ये दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वैसे ही है कि फंजाई और एल्गी ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और इस तरह की जो शक्ल होती है उसको बुलाया जाता है लाइकेन। लास्ट में जो हमारा सबक था, जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पर हमने ये बात को पढ़ा था। इसको पढ़ा था हमने लाइकेन, इसको पढ़ा था हमने लाइकेन। तो हमने कहा कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो हमने कहा था कि लाइकेन जो होते हैं ये एल्गी से, और एल्गी प्लस कौन होता है, एल्गी के साथ जो होता है वो कौन होता है, फंजाई। कौन होता है, एल्गी और फंजाई, ये दोनों जानदार होते हैं। ये दोनों जानदार मिलकर एक नया जानदार बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लाइकेन। इसका मतलब ये हो गया कि एल्गी बहुत सारी जगह पर होते हैं, वो ताज़ा पानी में भी होते हैं, समंदरी पानी में भी होते हैं, फिर नम सतहों पर भी होते हैं जहाँ पर गीली मिट्टी होगी या गीली चट्टानी होगी या गीली लकड़ियाँ होगी। और इसी तरह से वो क्या करते हैं, बाहमी इश्तराक शो करते हैं, बाहमी इश्तराक दिखाते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है लाइकेन। और इसी तरह से जानवरों की बात करते हैं तो स्लॉथ बियर्स, कौन है, स्लॉथ बियर्स। डन हो गया लिखना, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाए बगैर आपकी स्टडी होने वाली नहीं है ना। साफ्त और हजम, साफ्त और हजम का तनु ना, माइक्रो से माइक्रो तक, माइक्रो से मैक्रो तक। अब नॉर्मली ये माइक्रो से मैक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे साइज से लेकर बहुत बड़े साइज तक। इसका मतलब ये होता है कि इनकी साख्त या जिस्म की अगर हजम की बात करते हैं तो इनकी साख्त और जिस्म के अंदर हमको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, फर्क दिखाई देता है। और इनकी जिस्म की जो साख्त होती है वो बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक होती है ना। अब ये जब जिंदगी गुजारते हैं तो एक होता है कि ये कॉलोनी की शक्ल में जिंदगी गुजारते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, गुच्छे की शक्ल में। अगर आप इस साख्त को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल है, उसको बोलता है वॉल्वक्स। कौन है, वॉल्वक्स। और ये वॉल्वक्स में से एक गोल होता है जो खलियों का क्या होता है, मजमुआ होता है। दूसरा, इनकी कुछ साख्तें होती है जो धागा नुमा शक्ल होती है। उसकी एक एग्जाम्पल कौन है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कौन है, स्पायरोगायरा, जो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और तारनुमा और खलियों से बने हुए होते हैं। तो आमतौर पर अगर आप देख रहे होंगे कॉलियन, ये जो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ये एक कॉलोनी बना के रहते हैं, एक मोहल्ले की तरह, ये एक ग्रुप बना के ये रहते हैं। दूसरा है धागा नुमा, लंबे लंबे धागों की तरह। और बड़े समंदरों में
पौधों की तरह। तो बड़े समुद्री पौधों की तरह ये होता है, उसका एक एग्जाम्पल है क्लेप्स। कौन है? क्लेप्स। उसमें है घने पौधों जैसे समुद्री जंगलात का एक पूरा इनका ग्रुप होता है, खाका होता है। तो याद रखना है इनकी साख और हजम की अगर बात करें तो इनकी साख के अंदर बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको? फर्क देखने को मिलेगा। कॉलोनियल शक्ल से लेकर धागा नुमा शक्ल और फिर बड़े बड़े समंदरों में भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल जो उनकी है उसको याद रखना है। वॉल्वक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और उसके बाद है केल्प्स, KELPS, केल्प्स। तो याद रखना है कि ये छोटे से लेकर बड़े यानी माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पर होते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े। तो छोटे से लेकर बड़े साइज तक ये होते हैं। हो गया? डन ना। अब तौलीद की बात अगर करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इनके पास तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके होते हैं? एक तरीका होता है, इसको बोला जाता है जिनसी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है गैर जिनसी तौलीद यानी असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव। ठीक है? तो तीन तरीके होते हैं। जिनसी तौलीद में क्या होता है? जिनसी तौलीद में आमतौर पर गैमेट बनते हैं। एक गैमेट बनेगा मेल गैमेट, एक बनेगा जिसको हम बोलते हैं नर जिनसी खलिया, और एक होता है मादा जिनसी खलिया। तो नर जिनसी खलिया, मादा जिनसी खलिया, जब ये दोनों मिलेंगे तो जिनसी तौलीद होगा। गैर जिनसी तौलीद में क्या होता है? गैर जिनसी तौलीद में बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर। स्पोर के जरिए क्या करते हैं? तौलीद करते हैं। और वेजिटेटिव जिसमें क्या होता है? जिस्म जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू होता है और उससे नया जिस्म बनता है। आमतौर पे जिनसी तौलीद जो होती है वो कौन सी कंडीशन में होती है? जब माहौल मुनासिब हो, फेवरेबल कंडीशन हो, खाने के लिए सब हो, पानी हो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, तो वहाँ जिनसी तौलीद होती है। गैर जिनसी तौलीद कब होती है? जब इन्वायरमेंट बहुत अनफेवरेबल हो, इन्वायरमेंट बहुत मुश्किल हो, आज जीना दोबार हो जाए, तो उस कंडीशन में वो स्पोर्स की शक्ल में अपने तौलीद का अमल करते हैं। और वेजिटेटिव तौलीद क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अगेन कि यहाँ पर जो जानदार होते हैं या जो एल्गी होती है वो अपने जिस्म के अंदर छोटे 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 क्या बना देते हैं? फ्रैगमेंट्स। और हर फ्रैगमेंट यानी हर टुकड़ा आगे चल के एक नया जिस्म बनाता है। तो इस तरह से इनके पास कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? तीन तरीके से होते हैं, जिनसी तौलीद, गैर जिनसी तौलीद और वेजिटेटिव तौलीद। डन? ना। अब वेजिटेटिव और गैर जिनसी तौलीद, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि वेजिटेटिव में और गैर जिनसी तौलीद में क्या होता है। मैंने पहले ही बताया गैर जिनसी तौलीद में क्या बनेंगे? गैर जिनसी तौलीद में बनेंगे स्पोर्स। यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं उनको बोला जाता है जू स्पोर्स। यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्यों बनते हैं? तो गैर जिनसी तौलीद जो होती है आमतौर पर जू स्पोर्स के जरिए होती है। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ना, इनके मामले में याद रखना है कि ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं मोटाइल। कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या है? ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये होते हैं मुतहरिक। ऐसे होते हैं? मुतहरिक होते हैं, ये हरकत करते हैं। क्यों हरकत करते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इनके पास क्या होती है? फ्लैजेला। मूवमेंट करने के लिए इनके पास क्या होती है? फ्लैजेला। तो याद रखना है कि ये जो होते हैं ये मुतहरिक होते हैं और दूसरा इनके पास क्या मौजूद होती है? फ्लैजेला। तो एल्गी के पास जो रिप्रोडक्शन होता है गैर जिनसी तौलीद में, उसमें जो स्पोर्स बनती है उसको बोला जाता है जू स्पोर। याद रखना है, इसको लिख के रखिए मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ। एल्गी के पास जो स्पोर बनती है उन स्पोर को क्या बोला जाता है? जू स्पोर। और जू स्पोर जो होती है वो कैसी होती है? मुतहरिक होती है। और जू स्पोर जो होती है वो मुतहरिक या मोटाइल क्यों होती है? क्योंकि उसके पास क्या मौजूद होता है? फ्लैजेला। क्या मौजूद होता है? फ्लैजेला। हम लोग ये बात पढ़ा, ये हम आगे चल के और इसको पढ़ेंगे। ये फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला ये धागे की तरह दिखने वाली
साख्त होती है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरह से बंदर है, चूहा है, उनकी दुम होती है, वैसे ही इसकी एक दुम होती है और उस दुम को क्या बोला जाएगा, फ्लैचेला। ठीक। ना दूसरा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या होता है, वेजिटेटिव में आमतौर पे होता है फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक टुकड़े। तो क्या होता है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये एक एल्गी है, ये एल्गी दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। आगे चल के इस एक टुकड़े से ये ऑर्गेनिज्म बना और इससे ये दूसरा ऑर्गेनिज्म बना। तो जिस्म क्या होता है, टुकड़े हो जाता है और हर टुकड़ा फिर नशोनुमा पाकर एक नया क्या बनाता है, थाइलस या थाइलॉइड साख्त बनाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक एल्गी के छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से कई सारे नए एल्गी बनते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से याद रखना है कि वेजिटेटिव और गैर जिनसी तौलीद में क्या फर्क है। ना जिनसी तौलीद के अंदर क्या होता है, जिनसी तौलीद के अंदर होता है गैमेट्स का मिलाप। जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो जिनसी तौलीद का अमल है, तो इसमें गैमेट्स का मिलाप होता है, यानी दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक रहेगा नर गैमेट और एक रहेगा मादा गैमेट। ना अब इनमें दो बातें याद रखना है कि इनके अंदर दो तरह के गैमेट बनते हैं जिनसी तौलीद में। एक जो गैमेट होता है वो होता है मुतहर्रिक गैमेट, यानी ऐसा गैमेट जिनमें क्या होती है, हरकत। और हरकत करने वाला जो गैमेट होता है उसके पास हरकत इसलिए होती है क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्लैजेला। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इनके पास जो गैमेट होता है, जो जिसके पास फ्लैजेला होता है, उस गैमेट को बोला जाता है ज़ूस्पोर। क्या बोला जाता है इसको, ज़ूस्पोर। और दूसरा होता है गैर मुतहरिक गैमेट। क्या बोलते हैं इसको, गैर मुतहरिक गैमेट, जो खुद हरकत नहीं कर सकते, लेकिन ये जो होते हैं ये साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये दो बातें याद रखना है कि जिनसी तौलीद करने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं, एक मुतहरिक गैमेट होते हैं, एक गैर मुतहरिक होते हैं। एक होता है मोटाइल गैमेट, एक होता है नॉन मोटाइल। जो मोटाइल गैमेट होते हैं, मुतहरिक होते हैं, उनके पास क्या मौजूद होता है, फ्लैजेला। और जो गैर मुतहरिक होते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं, उनके पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। डन अबू बकर भाई। ना अब जिनसी तौलीद का जो अमल हो रहा है उसके अंदर भी एल्गी के अंदर आपको तीन तरीके देखने को मिलते हैं। कौन से तीन तरीके देखने को मिलते हैं, एक तरीकों को बोला जाता है आइसोगैमी, दूसरे के बोला जाता है एन आइसोगैमी, और तीसरे को बोला जाता है ऊगैमी। क्या बोला जाता है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी। कौन कौन से हैं, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी। ना आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है जो दो गैमेट है वो दोनों गैमेट एक जैसे हो, चाहे वो उनके साइज के एतबार से हो, चाहे शक्ल के एतबार से हो। अगर दोनों भी गैमेट यानी नर और मादा गैमेट दोनों जो मिल रहे हैं वो अगर एक साइज के हो, एक शक्ल के हो, तो वो सेम होंगे, इसलिए उनको बोला जाएगा आइसो। ठीक है। तो एक जो होती है आइसोगैमी, दोनों गैमेट साइज और शक्ल में बिल्कुल यकसा होते हैं। इसकी मिसाल आपने याद रखना है क्योंकि इम्तिहान में ये पूछा जाता है। वो कौन है, वो है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगायरा। एक कौन है, यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगायरा। ना एन आइसोगैमस में क्या होता है, एन आइसोगैमस में ये होता है कि एक गैमेट का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, दूसरे गैमेट का जो साइज है वो छोटा होगा। यानी साइज और शक्ल के एतबार से दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं, तो उनको बोला जाता है एन आइसोगैमस। तीसरा होता है जिसको बोला जाता है ऊगैमिक। ऊगैमी की केस में क्या होता है, ऊगैमी की केस में ये जो ऊ वर्ड आया ना, ऊ जेनेसिस इस तरह से वर्ड होता है। तो जब भी ऊ वर्ड आता है यानी डबल ओ वाला जो वर्ड आता है ऊ जेनेसिस, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ तो बात है जो रिलेटेड है फीमेल से, मादा से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर ऊ गैमी का मतलब हो गया मादा गैमेट। इसका मतलब ये है कि मादा गैमेट में कुछ तो खास बात है। वो खास बात क्या है कि मादा गैमेट जो होती है वो बड़ी होती है और गैर मुताबिक होती है। मादा गैमेट क्या होती है, बड़ी होती है और गैर मुतहरिक है। तो ये हो गया मादा गैमेट जो बड़ी भी है और गैर मुतहरिक है। जबकि नर गैमेट जो होता है वो होता है छोटा और वो होता है मुतहरिक। तो ये जो फर्क है इसको याद रखना, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऊगैमी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ऊगैमी नाम देने का एक रीजन तो ये है कि जो फीमेल गैमेट है वो एक जगह बैठा हुआ है और बैठा तो बैठा है, बड़ा भी है। यानी उसकी समझ लीजिए कि एक तो वो एक जगह गैर मुतहरिक है और दूसरा वो बड़ा भी है, यानी उसकी चलती है।
और उसके करीब कौन आने वाला है, उसके करीब आने वाला है, यानी उसके पास चलकर कौन आने वाला है, उसके पास चलकर आने वाला है नर गैमेट। और नर गैमेट चलकर तो आ रहा है प्लस छोटा है, यानी हमारे पास सोसाइटी में ऐसे ही होता ना कि वो लोग जो एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, सारी चीजें अवेलेबल है, तो उनका नाम बड़ा मशहूर होता है। और उनके पास जो लोग चलकर आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, छोटे होते हैं, इस तरह से उनका नाम बड़ा होता है। इस तरह से याद रखिए कि मादा गैमेट यानी ऊगैमी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस ऊगैमी की केस में ऊजेनेसिस यानी ऊगैमी या ऊगोनिया, ये जो वर्ड है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इस अमल के लिए भी ऊगैमी नाम रख दिया गया, क्योंकि इसमें फीमेल जो जिनसी खलिया है वो बड़ा भी होता है और गैर मुतहरिक होता है। बात समझिए अबू बकर भाई, अर्शियान को बात समझ में आई? ऊगैमी नाम क्यों बड़ा? ठीक है, इसकी मिसाल कौन है? इसकी जो मिसाल है फ्यूकस और वॉल्वेक्स। इसकी मिसाल कौन है? फीकस और वॉल्वेक्स। ठीक है, साकिब भाई का खाना पीना हुआ क्या? पहले मेरे को इस बात की खास शिकायत है कि ऑनलाइन सिस्टम में आप जब लेक्चर कर रहे हैं तो आपको मैंने सुबह में बता दिया था कि मैं आज 9 से 10 लेक्चर लूंगा, तो आपका काम यह था कि भाई आप वक्त निकाल के एक जगह बैठ जाते, खाना वगैरह बाद में खाते है ना, नोट्स लिखते। जब तक आप नोट्स नहीं लिखेंगे ऑनलाइन के अंदर तो आपको कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। ये कोई मूवी नहीं है, बात याद रखो। कैमरे ऑन करो यार अर्शियान, साकिब ना। अब एलजी की माहौलियाती अहमियत, एलजी की अहमियत क्या है? एलजी के मामले में याद रखना है कि 3 बड़े बड़े काम वो करते हैं। पहला, कार्बन का अखराज। कार्बन का अखराज का मतलब क्या है? हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर कर अपनी ग़िज़ा बनाना, ये काम एलगी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बात बोला जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट की जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूजफुल प्रोडक्ट में या उसको इस्तेमाल करने का काम कौन कर लेते हैं? एलगी कर लेते हैं। तो जमीन की तकरीबन निस्फ यानी 50% कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके फिर उसको ऑक्सीजन में और तवानाई में बदलने का काम कौन करते हैं? एलगी करते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन की फराहमी, कि जब एलगी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है? पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की सतह को बढ़ाता है। इस तरह से ये हो गया कि आबी जो हयात है, उन आबी हयात यानी ऐसे जानदार जो पानी में रहते हैं, उनकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये हो गया कि आबी हयात के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी नागुज़ीर है। और कौन सी ऑक्सीजन? जो पानी में हल पजीर है, ऐसी ऑक्सीजन जो पानी के अंदर शामिल है। इसका मतलब एलगी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, उसको ऑक्सीजन में बदलता है, और वो ऑक्सीजन पूरे जितने भी एक्वाटिक एनिमल है, जो आबी जानदार है, उनके लिए क्या होगी? अवेलेबल होगी। फिर तीसरी बात, बुनियादी पैदावारी जानदार। बुनियादी पैदावार जानदार का मतलब क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? ऐसे जानदार जो बाकी के सारे जानदार को ग़िज़ा देने वाले हैं, जैसा प्लांट है, पौधे। तो प्लांट, ये पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और वो फिर बाकी के जानदार क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए याद रखना है कि जो एलगी होता है उस एलगी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी बुनियादी पैदावारी जानदार। ठीक है, तो ये आबी ग़िज़ाई जंजीर की क्या होते हैं? बुनियाद है, जो समंदरी हयात को सहारा देते हैं। समंदरी हयात को सहारा देने का मतलब क्या है? कि जितने समंदरी जानदार हैं उन समंदरी जानदार को या उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने का काम कौन करता है? एलगी करता है। बात समझ में आया? फटाफट लिख लिए अबू बकर भाई, लिखना हो गया। ठीक है, तो माहौलियाती अहमियत क्या क्या है? एक, ये कार्बन का इखराज करते हैं। दो, ये ऑक्सीजन की फराहमी करते हैं। तीन, ये बुनियादी पैदावारी जानदार है। ठीक है, इम्तिहान में ये बात पूछी जाती है, याद रखना कि कार्बन का 50% इस्तेमाल कौन करता है? तो याद रखना है कि कार्बन का 50% इस्तेमाल एलगी करते हैं, और वो उसको किस में बदल देते हैं? ऑक्सीजन में और तवानाई में ना। माशी और इंसानी अफादियत। अब एलगी की माशी और इंसानी फायदे क्या है? तो एलगी जो होता है, सबसे पहले उसको बतौर खुराक
यानी खाने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे पास ये जो एलगी है ना, आप लोगों ने बहुत सारे स्पायरोगायरा, स्पायरेलम, तो इसके प्रोडक्ट अगर देखेंगे आपने मार्केट में, प्रोटीन प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, तो ये सब किससे आते हैं? ये एलगी से आते हैं। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि जो एलगी है उसको बतौर खुराक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कई अकसाम जो होती है उनको बराह रास्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोला जाता है इनको? सिंगल सेल प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का जरिया है। नाउ इसके एग्जाम्पल कौन है? लेमिनारिया, पॉरीफायरिया और सैरगैसम। ये तीन नाम आपने लिख के रखना है बतौर खुराक इस्तेमाल होने वाले, जिनकी माशी अहमियत है। कौन कौन है? तो एक है लेमिनारिया, एक है पॉरीफायरा और एक है सार्गेसम। ये तीन ऐसे एल्गी है जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सनती खाम। सनदी खाम माल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि सुर्ख और भूरी अलगी है, तो उनके अंदर से कुछ कीमियाई मादे निकलते हैं। कौन से कीमियाई मादे निकलते हैं हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। जब हम भूरी अलगी, सुर्ख अलगी पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे। तो आमतौर पे सुर्ख और भूरी अलगी से हमको कुछ कीमियाई मादे मिलते हैं, जैसा कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनसे हमको मिलता है अगार अगार। तो ये जो अगार अगार है कहाँ इस्तेमाल होता है? ये आइसक्रीम की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम बनाने वाले जो कारखाने हैं उसमें इस्तेमाल होता है, अगार अगार है। फिर इसी तरह से हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, उसमें ही अगार अगार इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आजकल अगर आप देख रहे होंगे एलोवेरा जेल वगैरह जो होती है, तो वो जो जेल होता है, वो जेल जो होता है वो किससे बनता है? एलगी के प्रोडक्ट से बनता है। तो कीमियाई मादे होते हैं, तो उनका सनतों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ग़िज़ाई ज़मीमा, क्या इस्तेमाल होता है? ग़िज़ाई ज़मीमा। ग़िज़ाई ज़मीमा का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर हम इनसे कुछ अहम ग़िज़ाई अजनास को या हमारे न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स है, जैसा कि मादनियात है। तो ये अल्टरनेट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी ग़िज़ा का अल्टरनेट सोर्स बोल के इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये होता है ना कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हेल्थ नहीं बढ़ रही है, तो डॉक्टर या हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट चलती है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, और इसी तरह से और भी दो प्रोडक्ट्स है। तो वैसे ही समझ लो कि ये भी एक तरह का ग़िज़ाई ज़मीमा, यानी हमारे न्यूट्रिएंट का अल्टरनेट सोर्स है। जो एलगी का इस्तेमाल करेगा उस बंदे को प्रोटीन मिलेगा, मादनियात मिलेगा। तो माशी और इंसानी फायदों में याद रखना कि पहला, इसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको सनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको ग़िज़ा का अल्टरनेट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो हमने किससे मुतालिक बात की है? एलगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब कुछ इस्तेलाहात हैं जो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये इस्तेलाहात फेस करना पड़ेंगे। कौन कौन सी है? जैसा कि थैलस है, जूस्पोर है, आइसोगैमी है, ऊगैमी है, साइटोटेक्सोनॉमी है, फाइटोकेमिस्ट्री है। तो इसकी या तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फौरी अभी जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको ये याद रहे। जब आप एलगी पढ़ेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज आपको याद रहना है। ठीक है, थैलस है पौधे का वो सादा जिस्म जिसमें जड़, तना और पत्ते नहीं होते, उसको बोलते हैं थैलस। जूस्पोर का मतलब होता है जो मुतहरिक होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजेला होता है। आइसोगैमी का मतलब होता है गैमेट जब एक जैसे हो, उनका साइज और शक्ल एक जैसा हो। ऊगैमी में ये होता है कि एक जो गैमेट है वो बड़ा होता है, और वो कौन है? वो है मादा गैमेट। और दूसरा गैमेट छोटा होता है, वो कौन है? नर गैमेट। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब आप क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम का मुताला करते हैं, और उस मुताले की बुनियाद पर आप उनकी क्या करते हैं? दर्जा बंदी करते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री होता है कि पौधों के अंदर कुछ कीमियाई मुरक्कबात है, उन कीमियाई मुरक्कबात के जरिए आप क्या करते हैं? पौधों को अलग अलग किस्मों में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, तकसीम करते हैं। हो गया अबू बकर? साकिब भाई लिख दिए बेटा।
ठीक है ना। अब एक और एल्गी के टाइप की हम बात कर रहे हैं। वो एल्गी का टाइप कौन है? वो एल्गी का टाइप है ग्रीन एल्गी के दो टाइप्स होते हैं। तो ग्रीन एल्गी के दो टाइप्स में कौन कौन होते हैं? एक होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफाइसी और दूसरा होता है उसको बोला जाता है फियोफाइसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो बातें याद रखना है कि एल्गी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी के अंदर दो टाइप होते हैं। बेसिकली एल्गी के अंदर तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं? एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी और एक होता है रोडोफाइसी। अब एल्गी की ये जो तीन टाइप है उसमें से दो टाइप मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और फिर तीसरा टाइप पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर चूंकि पीपीटी के अंदर दो नाम दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि दो नाम है, टोटल तीन नाम है। कौन कौन से? एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक होता है रोडोफाइसी। तीसरा नाम कौन होता है? रोडो। क्या नाम है? रोडो और फाइसी। कौन होता है? रोडोफाइसी। तो तीन नाम याद रखना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ना उनमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी किसको कहते हैं? क्लोरोफाइसी का मतलब होता है सब्ज काई। क्लोरो, क्लोरो जो वर्ड है ना, क्लोरो का मतलब होता है हरा या क्लोरो का मतलब होता है सब्ज। समझ में आया साकिब भाई? क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो का मतलब होता है सब्ज। फियो का मतलब होता है भूरा और रोडो का मतलब होता है लाल। तो तीन तरह के यहाँ पर क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। कौन कौन से तीन एल्गी होते हैं? हरी एल्गी यानी सब्ज एल्गी, दूसरा होता है भूरी एल्गी यानी फियोफाइसी और तीसरा एल्गी जो होता है रोडोफाइसी मतलब लाल एल्गी। तो तीन इनके नाम है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सब्ज एल्गी, भूरा एल्गी, रेड एल्गी। तो हम इसमें सबसे पहले बात करें ग्रीन एल्गी यानी सब्ज एल्गी। तो इनका जो मस्कन होता है तो बुनियादी तौर पर ये मीठे पानी में होते हैं या नम जगहों पर पाए जाते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले जो बोला कि हम जब वजू वगैरह के लिए जाते हैं तो मस्जिद के अंदर जो पानी के अंदर एल्गी होती है वो कौन सी टाइप की होती है? वो हम उसको बोलते हैं काई, है ना। तो ये सब्ज काई की होती है। हमारे घर में जो मटके हैं, रंजन है, उसके ऊपर भी हमको देखने को मिलती है। तो वो कौन सी होती है? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। जिस्मानी साख्त की अगर बात करते हैं तो इनका जो जिस्म होता है वो सादा थैलस नुमा होता है। जब भी थैलस नुमा बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर हकीकी जड़, हकीकी तने या हकीकी पत्ते मौजूद नहीं होते। तो इनका जो जिस्म होता है वो थैलस से बना होता है जहां पर जड़, तने, पत्ते मौजूद नहीं होते हैं ना। सब्ज काई की साख्ती तनों की अगर बात करते हैं, साख्ती तनों का मतलब क्या होता है? इनके अंदर जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, जो इनकी जो शेप है उस शेप के अंदर जो फर्क है वो क्या है? तो एक तो ये बात याद रखना है कि ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप में रहने वाले। दूसरा धागानुमा यानी कैसे होते हैं? फिलामेंटस। कैसे होते हैं? धागानुमा। और यही बात हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि एल्गी जो होती है या तो वो कॉलोनी की शक्ल में रहेगी, ग्रुप बना के रहेगी, या उनका जो साख्त रहेगा वो फिलामेंटस रहेगा, धागे की तरह रहेगा, एक लंबे धागे की तरह वो बनेगा। अब दूसरी बात याद रखना है कि कुछ सब्ज एल्गी वो यककलबी होती है यानी यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, यककलबी होती है। तो तीन बातें याद रखना है कि साख्ती तनु के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये यककलबी भी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो शेप है इसको आप क्या बोलेंगे? आप इसको मल्टी, आप क्या बोलेंगे इसको? मल्टी सेलुलर। यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको कसीर खलवी भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कसीर खलवी होते हैं। तो ये कसीर खलवी भी होंगे, ये खलवी भी होंगे ना। अब इनके पास रंगदार मादे होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हमने बोला कि ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं यानी शुआई तरकीब का अमल करते हैं। और शुआई तरकीब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? क्लोरोफिल। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी।
क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से इनका जो रंग होता है वो चमकदार सब्ज होता है, हरा होता है, घास घास की तरह होता है। फिर सवाल ये आता है कि ये जो क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल बीटा है ये कहाँ पर होते हैं, तो ये रंगदार मादे इनके पास कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि एल्गी जो है ये यूकैरियोटिक है, एल्गी कौन सा है, यूकैरियोटिक। और अगर ये यूकैरियोटिक है इसका मतलब ये है कि इनके पास बहुत सारे क्या रहेंगे, कंपार्टमेंट ऑर्गेनल मौजूद रहेंगे, छोटे 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 अजूचे मौजूद रहेंगे। तो एक अजूचा कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये अजूचा कौन सा कहाँ बन जाता देता है, फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शक्ल के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शक्ल है उसकी जालनुमा, दूसरी है रिब्बिन नुमा, तीसरी है स्पाइरल, और चौथी होती है कि कुछ के अंदर ये कप शेप होते हैं, प्याला नुमा होते हैं। तो याद रखना है कि इनके पास रंगदार मादा कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, या याद रहेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। दूसरा ये जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी है ये कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। फिर तीसरा क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप होते हैं, एक तो या तो वो नेटवर्क के फॉर्म में जालनुमा होंगे, या वो रिबिन नुमा होंगे, या फिर वो स्पाइरल होंगे, या फिर वो प्याले की शक्ल के होंगे ना। अब एक और बात याद रखना है कि इनके पास कुछ खुराक है जखीरा करके रखी होती है, उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या बोला जाता है, पायरेनॉइड्स। और दूसरा होता है उसको बोला जाता है खुराक का जखीरा। तो इनका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो होता है प्रोटीन, किससे बना होता है, कोर प्रोटीन। और बैरूनी जो हिस्सा होता है उसके अंदर होती है स्टार्च, बाहर की जो शक्ल होती है उसमें क्या होता है, स्टार्च। तो इस तरह से याद रखना है कि अंदर की तरफ इसके अंदर प्रोटीन है, और बाहर की तरफ जो पूरा एरिया बना हुआ है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, स्टार्च। इसका मतलब ये होता है कि जो पायरेनॉइड्स है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुराक जखीरा करने का काम करता है, यानी इसके अंदर एक साफ्ट होती है जिसको बोला जाता है पायरेनॉइड्स। ये पायरेनॉइड्स क्या करती है, उनके अंदर प्रोटीन को जमा करके रखती है। कुछ अकसाम जो होती है वो खुराक को यानी ग़िज़ा को तेल के खतरों यानी ऑयल ड्रॉप की सूरत में भी क्या करती है, जखीरा करती है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्गी के पास ग़िज़ा को जखीरा करने का काम होता है। कौन सी एल्गी के पास, सब्ज ग्रीन एल्गी के पास। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो ग्रीन एल्गी है इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि इसके एक एक सेल के अंदर क्या जमा है, प्रोटीन जमा है। तो इसको प्रोटीन के सोर्स के तौर पे, प्रोटीन के जरिए के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद होता है ना। खलवी दीवार, अब इनकी खलवी दीवार की अगर बात करते हैं और तौलीदी निज़ाम की अगर बात करते हैं तो पहले समझ लीजिए कि इनकी जो खलवी दीवार होती है वो होती है सख्त। तो इनके पास रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सख्त खलवी दीवार होती है। और इस खलवी दीवार के अंदरूनी तह और बैरूनी तह की अगर बात करते हैं तो अंदरूनी तह बनी होती है सेल्यूलोज। अंदरूनी तह जो होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। और बैरूनी तह जो होती है वो बनी होती है पेक्टोज। कौन से माध्यम से बनी होती है, पेक्टोज। तो ये बहुत अहम है, इसको याद रखना कि इनके पास जो खलवी दीवार होती है वो बहुत मजबूत होती है। दो चीजों से वो बनी हुई है, एक है सेल्यूलोज के माध्यम से बनी हुई है और दूसरी जो होती है वो पेक्टोज के माध्यम से बनी हुई है। हम आमतौर पे जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे वहां पर भी हम इस बात को पढ़ेंगे कि जो एल्गी है उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन कौन से मादे होते हैं। तो वहां पर हम सेम यही पढ़ेंगे, सेल्यूलोज होता है, पेक्टोन्स होता है ना। अब इनके पास रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इनके पास रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है। एक तरीका होता है जिनसी तौलीद वाला तरीका, दूसरा तरीका होता है गैर जिनसी वाला, और तीसरा तरीका होता है वेजिटेटिव तरीका ना। इससे पहले भी मेरी बात हुई कि जिनसी तौलीद का मतलब क्या होता है, जब दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक गैमेट होता है नर और एक होता है मादा। तो दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल, तब उस मिलाप को बोला जाता है जिनसी। और जिनसी मिलाप में भी हमने बोला कि तीन तरीके होते हैं, या तो वो आइसोगैमस रहेगा, या एन आइसोगैमस रहेगा, या ऊगैमस रहेगा। आइसोगैमस रहेगा, एन आइसोगैमस रहेगा, या ऊगैमस रहेगा। आइसोगैमस में हमने बोला कि दोनों जो जिनसी खलिए हैं उनका साइज, उनका शेप, उनका साइज, उनकी शक्ल एक जैसी होगी।
एनाइसोगैमस में हमने क्या बोला, एनाइसोगैमस में हमने बोला कि उनका जो साइज है और जो शेप है वो अलग अलग होगा। ऊगैमस में हमने क्या बोला, ऊगैमस में हमने बोला कि जो मादा जिनसी खलिया होगा उसका साइज बड़ा होगा और वो गैर मुतहरिक होगा, जबकि जो नर जिनसी खलिया होगा उसका साइज छोटा होगा और वो मुतहरिक होगा। याद रहेगा, ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है, ये बेसिक है। नाउ ज़ूस्पोर्स, इनके पास ज़ूस्पोर के जरिए गैर जिनसी तौलीद की बात हो रही है। नाउ आमतौर पे हमने बोला कि इनके पास जो स्पोर्स होते हैं उनमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नाउ अब इनके पास जब गैर जिनसी तौलीद का अमर हो रहा है तो उसमें ये बोला जाता है ज़ूस्पोरेंशिया। क्या होता है, फॉर्म इनसाइड दी ज़ूस्पोरेंशिया। तो ज़ूस्पोर जो होते हैं इनके पास कहाँ पर बनते हैं, ज़ूस्पोरेंशिया। देखिए जब भी स्पोरेंशिया वगैरह है, इसी तरह से हम क्या नाम है इसका, आर्थ्रोगोनिया, इस तरह के वर्ड्स हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे जहां पर जी आइए आगे इस तरह का वर्ड आएगा। तो ये एक तरह का क्या होता है, थैलस होता है, बैग होता है, सैक होता है, जहां पर ये सारे खलिए क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। तो याद रखना कि ज़ूस्पोरेंशिया ये एक तरह का सैक है, थैली है, जिसके अंदर क्या बनने वाले, स्पोर्स बनने वाले। ठीक है, फिर ये इंतहाई मुतहरिक होता है, यानी हाईली क्या होता है, मोटाइल होता है। क्यों हाईली मोटाइल होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो भी खलिया मोटाइल होता है उस खलिए के पास एक चीज होती है और वो होता है फ्लैजेला। क्या होता है, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला की बात करते हैं तो मसावी जसामत और ऊपरी हिस्से पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये लफ्ज क्यों बोला जा रहा है मसावी जसामत, इनके पास जो फ्लैजेला होते हैं वो दो होते हैं, और जो फ्लैजेला दो होते हैं उनका साइज जो होता है वो इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। और ऊपरी हिस्से पर होने का मतलब क्या है कि अपाइकल पोजीशन पर होता है, सिरे पर होता है। तो बेसिक याद रखना है, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई छिपकली है और उसकी दुम है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इसकी पूरी बॉडी है और इसकी पूरी बॉडी के आखिरी हिस्सों पर क्या मौजूद है, फ्लैजेला। और फ्लैजेला जो मौजूद है वो कहाँ पर है, वो अपाइकल पर है। अपाइकल नॉर्मली अपाइकल जब बोला जाता है तो इनिशियल को बोला जाता है, या हम कहेंगे मतलब ये पेन है तो इस पेन को अगर मैं मान लूँ तो ये पेन का पहला सिरा है और ये आखिरी सिरा है। तो जब पहले सिरे की बात आती है तो उसको बोलते हैं अपाइकल। जैसा पहाड़ है तो पहाड़ का ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं अपाइकल अपेक्स, समझ रहे हैं। तो उसके ऊपरी हिस्से पर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नाउ क्लोरोफाइसी की अहम मिसालें, क्लोरोफाइसी की मिसालें कौन कौन सी है, तो क्लोरोफाइसी की एक मिसाल है वॉल्वेक्स। क्लोरोफाइसी की एक मिसाल कौन है, वॉल्वेक्स। दूसरी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, ये याद रखना है हमने, ये आगे हमको क्लेमाइडोमोनास ये नाम आने वाला है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा आजकल हम हमारे पिज्जा के लिए जो एलगी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन एलगी, उसमें स्पायरोगायरा का है। तीसरा है, चौथा है यूलोथ्रिक्स, कौन है, यूलोथ्रिक्स। और आखिरी नाम याद रखने, उसको आमतौर पर कारा, क्या बुलाता है, कारा। कौन कौन है, वॉल्वेक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कारा। तो ये सारे कौन है, क्लोरोफाइसी है, इनके नाम आपने अच्छी तरह से याद रखना है। हो गया ना। अब भूरी अलगी जिसको क्या बोला जाता है, फियोफाइसी। दूसरा एल्गी का ग्रुप कौन है, भूरी एल्गी है, जिसको क्या बोला जाता है, फियोफाइसी। इनके मस्कन की अगर बुनियाद बात करते हैं, रहने की जगह की बात करते हैं, हैबिटाट की बात करते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर समंदरी हयात यानी समंदर में रहने वाले हैं। हजम की बात करते हैं, इनके जिस्म के साइज की बात करते हैं, तो इनके हजम में बहुत ज्यादा तनु देखने को मिलता है। हजम में बहुत ज्यादा तनु का मतलब क्या है, इनका जो जिस्म का साइज होता है उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। इनका जो जिस्म होता है ये माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, जैसे कि एक्टोकार्पस। कौन होते हैं, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये फियोफाइसी की मिसाल है जो कि बहुत ही साइज में छोटा होता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और बड़े से बड़े यानी मैक्रो लेवल की बात करेंगे जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। और मैंने पहले भी एलगी का, जब हमने तारुफ पढ़ा, एलगी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो वहां पर भी हमने ये बात पढ़ा था और वहां हमने इसकी मिसाल पढ़े थे केल्प्स। क्या पढ़े थे हमने,
कैल्स। तो इसका मतलब होता है कि कैल्स जो ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। कितना बड़ा साइज होता है? तो ये बोला जाता है कि 100 मीटर लंबे हो सकते हैं। यानी इनके जो साइज होता है वो देव हिक्कल होता है, यानी बहुत बड़े शैतान जैसा। तो याद रखना है कि आमतौर पे हम भी देखते हैं कि समंदर वगैरह में जहाँ पर बहुत ज्यादा समुद्री पानी होता है तो वहां पर बड़े बड़े ये एल्गी मौजूद होते हैं और इनका नाम क्या है? कैलेप्स। तो कैलेप्स कितने होते हैं? 100 मीटर तक हो सकते हैं। कैलेप्स कितने हो सकते हैं? 100 मीटर तक हो सकते हैं। और एक्टोकार्पस की बात करें तो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप में इसको देखना पड़ेगा, इतना छोटा होता है। नाउ अब इनके रंगदार मादों की अगर बात करते हैं और इनके अंदर होने वाले जो ग़िज़ाई अजनास है जिसको जमा करके रखते हैं, क्या होते हैं? तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, रंगदार मादे होते हैं, तो 3 रंगदार मादे होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है फ्यूकोजेंथीन। कौन होता है? फ्यूकोजेंथीन। दूसरा होता है क्लोरोफिल सी। कौन सा होता है? क्लोरोफिल सी। और तीसरा होता है क्लोरोफिल ए। तीसरा कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो ये रोबोटो जो वर्ड आ रहा है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो कौन कौन होते हैं? फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल ए। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये तीनों भी यानी जो पिगमेंट्स है उनकी उनका टेबल बना हुआ है, ताकि आप आसानी से इन तीनों भी एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स है उनका उनके बीच में फर्क कर सके, इसको लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह मैं शेयर करूंगा, तो आपको उसमें ये जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये तीनों के बीच में एक टेबल मिलेगा, उस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब एक बात याद रखना है कि फ्यूकोजेंथीन जो है उसकी वजह से इनका जो रंग होता है जैतूनी सब्ज रंग का और गहरा क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो आमतौर पे फ्यूकोजेंथीन है जो उनके भूरे रंग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। अब इनके पास खुराक किस शक्ल में जमा होती है? जैसा हमने कहा कि जो एल्गी है उसके अंदर जो सब्ज एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है। वैसे ही अब अगर इनकी बात कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या होता है? खुराक जो होती है वो बहुत पेचीदा कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में जमा होती है। कौन से पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है? एक का नाम है लेमिनारियन और दूसरा है मैनिटॉल। क्या नाम है? लेमिनारियन और दूसरे का नाम क्या है? मैनिटॉल। तो ये इम्तिहान में लास्ट टाइम पूछा गया है, ये एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया था कि जो भूरी एल्गी है उसके अंदर ग़िज़ा कौन की शक्ल में जमा होती है, कौन से मादे की शक्ल में जमा होती है? तो याद रखना है लेमिनारियन और मैनिटॉल, इस शक्ल में क्या होती है? वो जमा होती है। नाउ जिस्मानी साख्त की अगर बात करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चरल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बोलते हैं? तो इसकी जो पूरी साख्त होती है, इस पूरी साख्त को 3 बड़े बड़े पार्ट्स में तकसीम किया गया है। एक होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉन। तो ये जो फ्रॉन है ये पत्तेनुमा हिस्सा होता है और ये पत्तेनुमा हिस्सा क्या करेगा? ये ज़ियाई तालीफ करेगा, यानी शुआई तरकीब का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। दूसरा होता है स्टाइप। दूसरा पार्ट क्या होता है? स्टाइप। ये जो स्टाइप होता है ये तने नुमा साख्त होता है, ये तना नहीं है लेकिन तने की तरह दिखने वाली साख्त है। दूसरा होता है होल्ड फास्ट। क्या? तीसरा होता है होल्ड फास्ट। ये जो होता है ये काई को क्या करता है? चट्टानों के साथ या सतह के साथ क्या करता है? मजबूती से जोड़े रखने का काम करता है। तो याद रखना है कि जो भी पूरा अलगी होता है, फियोफाइसी होता है, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रॉन, दूसरा हिस्सा होता है स्टाइप और तीसरा होता है होल्ड फास्ट। नाउ कलवी दीवार की अगर बात करते हैं और अंदरूनी अज्जा की बात करते हैं तो कलवी दीवार जो होती है उसके अंदर 2 लेयर है। पहली जो लेयर है अंदरूनी है, दूसरी बैरूनी है। अंदरूनी जो लेयर होती है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और जो बैरूनी तह है उसके अंदर होता है एल्जीन। क्या होता है? एल्जीन। ये एल्जीन जो होता है ये एक तरह का गाढ़ा जेली नुमा मादा होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे ना, शक्ल में देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि एक है सेल्यूलोज और उसके साथ क्या लगा हुआ है? एल्जीन, यानी ये चिपचिपी तरह का दिखाई देता है। और ये जो गिलाफ है इनका, ये जो खलवी दीवार है, इसकी तिजारत की बड़ी अहमियत है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है लेमिनारियन और एक होता है मैनिटॉल। तो ये लेमिनारियन और मैनिटॉल को क्या किया जाता है? मेडिकल पर्पज में इस्तेमाल होता है। नाउ अंदरूनी अज्जा की बात करते हैं तो अंदरूनी अज्जा में इनके पास कौन होते हैं? एक होता है प्लास्टिड। क्या होता है?
प्लास्टिड। दूसरा इनके पास होता है बड़ा वैक्यूल, और तीसरा इनके पास क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस। तो ये बुनियादी चीजें इनके मामले में याद रखना। सबसे अहम जो चीज है वो है खलवी दीवार की साख्त, क्योंकि खलवी दीवार की साख्त की बुनियाद पर इनको 3 अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया है। नाउ भूरी काय में अगर तौलीद की बात करते हैं तो इनका जो तौलीदी तरीका है, अगेन तीनों भी तरीके में वेजिटेटिव है जो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होगा, गैर जिनसी तरीका है जिसमें ज़ूस्पोर होगा, और जिनसी तरीका है जिसमें आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है और ऊगैमस भी है। मैंने इससे पहले भी आइसोगैमस बताया आपको, एनाइसोगैमस बताया, ऊगैमस बताया। अब एक जो बहुत अहम चीज है जो इनके मामले में याद रखना है वो क्या है कि इनके पास जो मोटाई जिनसी खलिया है उसका जो शेप होता है वो नाशपाती की तरह होता है, यानी जो जाम होता है ना हमारा जाम, उसकी तरह होता है। फिर इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं 2 गैर मसावी फ्लैजेला, और ये जो 2 गैर मसावी फ्लैजेला होते हैं ये पहलू पर जुड़े होते हैं। देखिए हमने इससे पहले जब ग्रीन के मामले में बात किया, क्लोरोफाइसी के मामले में बात किया, वहां पर भी फ्लैजेला की बात की, लेकिन वहां पर हमने बोला अपाइकल सिरे पर होते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो वो अनइक्वल होते हैं, दूसरे लैटरली अटैच होते हैं। लैटरली क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये अपाइकल है, लैटरली का मतलब क्या होता है, आजू बाजू, इधर से या इधर से, इस तरह से। तो 2 फ्लैजेला है और 2 फ्लैजेला उसके लैटरली निकल रहे हैं, आजू बाजू से निकल रहे होते हैं। नाउ फियोफाइसी की मिसालें कौन सी है, तो फियोफाइसी के मामले में मिसालें याद रखना है। एक होता है फ्यूकस, दूसरा होता है सैरगैसम, कौन होता है, सैरगैसम, तीसरा होता है एक्टोकार्पस, चौथा होता है डिप्योटा, और पांचवा होता है लेमिनारिया। ये 5 नाम आपने किसी भी हाल में याद रखना है। तो मैंने उससे पहले आपको क्लोरोफाइसी की मिसालें दिया, अब फियोफाइसी की मिसालें दिया, इसको याद रखना है। अब ये दोनों के दरमियान मवाजना है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में घर में बैठ के इसको अच्छे से लिख लीजिए कि मस्तन की अगर बात करेंगे तो ये मीठे पानी में होता है, ये समंदरी पानी में होता है। रंगदार पिगमेंट की बात करें तो इनमें होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जबकि इनमें होता है फ्यूकोजेंथिन प्लस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। खुराक जो इनके अंदर जमा होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्टार्च की शक्ल में होती है, यहाँ पर मैनिटॉल और लेमिनारिया की शक्ल में होती है। खलवी दीवार की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर सेलुलोज पेक्टोज होता है, इनके अंदर सेलुलोज के साथ कौन होता है, एल्जीन होता है। ज़ूस्पोर की बात करें तो ज़ूस्पोर में क्या होता है, ये मसावी और ऊपरी फ्लैजेला होते हैं, जबकि इनके पास गैर मसावी और कहाँ पर होते हैं, पहलू पर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 9 बजे के बाद या 9 बजे, ठीक है, क्योंकि कल एक छोटा सा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काम है, बहुत जरूरी है। तो हमारी जो कल की क्लास रहेंगी वो 8 बजे, सॉरी 7 बजे शुरुआत होने के बजाय 9 बजे होगी, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ सवाल अगर पूछना है तो वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर याद से मैसेज करें, अपन बात करें, ठीक है। और याद से सब लोग नोट जितना लिख सकते हैं लिखिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।